बांकीपुर में जिस तरह से प्रशांत किशोर जीते, ये संकेत ऐसे हैं कि भाजपा के लिए थोड़ा कठिन समय है। तो एक तरफ विपक्ष का स्पेस आप देखिएगा, अकेले प्रशांत किशोर ले लेंगे। और 2030 का विधानसभा चुनाव है, प्रशांत किशोर बनाम बीजेपी गठबंधन का मुकाबला होगा। प्रशांत किशोर ने अपना आगे की राजनीति का दरवाजा खोल लिया। जिस आक्रामकता के साथ भारतीय जनता पार्टी जानी जाती है, वो आक्रामकता फिलहाल नजर नहीं आ रही है। सर, आपने उपचुनाव की बात कही है। दतिया सीट हालांकि कांग्रेस के पास पहले भी रही है, लेकिन बांकीपुर का आपने जिक्र किया। सर, इसकी लार्जर पिक्चर क्या, किस तरीके से देखते हैं आप? क्योंकि बीजेपी अध्यक्ष की सीट हारना और बीजेपी सत्ता में वहां पर है, दतिया में नरोत्तम मिश्रा जिस तरीके से रोना और अपना भावुक हो गए थे, क्या इसकी लार्जर पिक्चर नजर आ रही है सर कुछ आपको, कि इसका रिपरकशन बीजेपी को बड़ी पिक्चर में भी देखने को मिलेंगे आगे? नहीं, लार्जर पिक्चर देखिए इसकी ये है, दतिया से ज्यादा महत्व है बांकीपुर, बांकीपुर का। क्योंकि दतिया तो 2023 में भी कांग्रेस जीत गई, कांग्रेस की, बिल्कुल। है ना, 7,000 कुछ वोटों से दामोदर जी जी ये जी। नरोत्तम मिश्रा हार गए थे। और इस बार 6,000 6,500 से कांग्रेस जीत गई। तो वहां तो कमोबेश नतीजा वही है 2023 में था, कोई उसमें जोड़ हम्म। घटाव नहीं है। जी। हाँ, ये जरूर है कि मुख्यमंत्री मोहन यादव के लिए ये झटका है, क्योंकि कोई भी मुख्यमंत्री। उपचुनाव आमतौर पर बिल्कुल। ज्यादातर सरकार के पक्ष में जाता है, बिल्कुल। क्योंकि सरकार बदलनी नहीं होती है। और हम्म। लोग भी सोचते हैं कि भाई सत्ता पक्ष को वोट देंगे तो हमारे क्षेत्र के काम होंगे, कुछ काम हो जाएंगे। क्षेत्र की उपेक्षा नहीं होगी, तो उसका हम्म। एक लीवरेज मिलता है उसको। प्रशासन भी उपचुनाव में थोड़ा उसका झुकाव जो है सरकार की तरफ रहता है, तो उसका लीवरेज। तो सरकारी पक्ष का, सत्ता पक्ष का उपचुनाव हारना एक बड़ा संकेत होता है। हम्म। तो वो उस लिहाज से थोड़ा वो महत्वपूर्ण है। लेकिन बांकीपुर का महत्व बिल्कुल अलग तरह का है। बांकीपुर इसलिए है कि वो सीट, वो बीजेपी 1995 के बाद से लगातार जीती है। चाहे प्रदेश में लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री रहे हो, चाहे राबड़ी देवी रही हो, चाहे नीतीश कुमार रहे हो, चाहे जो भी रहा हो, केंद्र में बिहार में सरकार किसी की भी रही हो, लेकिन बांकीपुर भारतीय जनता पार्टी जीतती रही है। और अब जबकि उसकी अपनी सरकार है, उसका अपना मुख्यमंत्री है, उसकी अपनी सीट है, उसका अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट है, वहां हारना, और न सिर्फ हारना बल्कि नितिन नवीन जिस क्षेत्र में रहते हैं उस क्षेत्र के बूथ पर भी बीजेपी को तो भी हारना, हार गई है, बिल्कुल। ये 603 शायद बूथ है पूरे विधानसभा क्षेत्र में, उसमें 400 से 2 तक वे प्रशांत किशोर जीते। हम्म। तो ये एक बड़ा संकेत है, और ये संकेत बीजेपी के लिए भी है और आरजेडी के लिए भी है। हम्म। क्योंकि बीजेपी का जो सवर्ण मतदाता है, जो बड़ा वाद सवर्ण बहुल सीट है, कायस्थ बहुल सीट मानी जाती है, और सामने कायस्थ मतदाता ही दिया था, उम्मीदवार दिया था उम्मीदवार भारतीय के जनता साथ। पार्टी। जी। उसके बावजूद लगभग 20,000 वोटों से, 19,000 वोटों से प्रशांत किशोर का जीतना, इसके बड़े मायने हैं। और प्रशांत किशोर एक सामान्य व्यक्ति नहीं है, बिल्कुल। कोई सामान्य विधायक नहीं है कि कोई एक व्यक्ति मिस्टर एबीसी उनको दे दिया गया टिकट है वो जीत गए। प्रशांत किशोर अब विधानसभा से लेकर के और सड़क तक अपनी पूरी ताकत झोंक देंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जेडीयू की सरकार जो है, उसके खिलाफ मुद्दों को लेकर के संघर्ष करने में बिल्कुल। वो पूरा होमवर्क करते हैं, डेटा के मास्टर हैं वो, और अच्छा बोलते भी हैं। उनकी हम्म। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी मैंने सुनी, उनके इंटरव्यू सुने चुनाव जीतने के बाद, तो काफी आक्रामक इंटरव्यू थे। पहला हम्म। उनका वाक्य कि गढ़ जो है किसी पार्टी का नहीं होता, जनता का गढ़ होता है, जनता वही का अपने होगा। आप में बहुत ही अलार्मिंग है। और बिल्कुल। अब वो विधानसभा में भी घेरेंगे, सड़क पर भी घेरेंगे। तो एक तरफ विपक्ष का स्पेस आप देखिएगा, अकेले प्रशांत किशोर ले लेंगे, हम्म। आरजेडी मैं वो वही शिफ्ट हो सवाल जाएगा। करने वाला था सर आपसे। क्या अब अब प्रशांत किशोर बड़ी पिक्चर बन जाएंगे बिहार की राजनीति में? आरजेडी और वही जेडीयू मैं कहीं कह ना रहा हूँ, कहीं अब धरातल पे आ जाएंगे। वही मैं कह रहा हूँ कि प्रशांत किशोर एक बड़ी पिक्चर बनेंगे, क्योंकि वो यही रुकने वाले नहीं है। उनका हम्म। लक्ष्य महज विधायक बनना नहीं है, ये तो एक शुरुआत है, एक सीढ़ी है। उनका लक्ष्य तो बिहार में सरकार बनाना है, पहला लक्ष्य। उसके बाद आगे कहाँ तक जाएंगे वो ईश्वर जाने, लेकिन फिलहाल बिहार तक तो वो एक बड़ी ताकत बनेंगे। उसके बाद वो, अगर 40, लगभग 40 साल बाद, 4 दशकों के बाद बिहार को एक ऐसा सवर्ण नेता मिला है जो मुखर भी है और प्रखर भी है, और जिस पर कोई दाग नहीं, कोई बोझ नहीं है किसी कोई तरह बोझ का। नहीं है। तो अगर बीजेपी का जनाधार मूल जो सवर्णों का है, 14-15%, 13-14% जो भी है, वो अगर शिफ्ट होता है कहीं प्रशांत किशोर की तरफ,
तो मेरी बात तय मानिए कि हम्म। मुस्लिम जो है, जो 14-15% है बिहार में, वो भी शिफ्ट होने में होने उसको वक्त समय नहीं बिल्कुल। लगेगा। वो हम्म। आरजेडी को छोड़ देगा। और ऐसी स्थिति में प्रशांत किशोर बनाम बीजेपी गठबंधन का मुकाबला होगा। और 2030 का विधानसभा चुनाव जो है, वो फिर प्रशांत किशोर का चुनाव होगा। वो चुनाव हम्म। इस स्थिति में, और उसमें फिर जेडीयू का जो वोटर है, जो अति पिछड़ा है, पसमानदा मुस्लिम है, वो जी। भी शिफ्ट कर सकता है। तो ये एक, इसकी एक लार्जर पिक्चर ये है कि प्रशांत किशोर ने अपना आगे की राजनीति का दरवाजा खोल लिया है। बिल्कुल सर, आप सही कह रहे हैं कि आने वाली जो पिक्चर है बिहार की वो दिख रही है अभी से, कि जिस तरीके के हालात अब बन रहे हैं, प्रशांत किशोर कहीं ना कहीं बड़े नेता बन के वहां पर उभरेंगे। सर मेरा आखिरी सवाल आपसे है सर, बीजेपी ने अभी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया है, हमने नीट आंदोलन देखा। मेरा आखिरी सवाल है सर आपसे, ये चलते समझना चाहूंगा आपसे मैं थोड़ा सा, क्या ये सर छात्रों की जीत थी या बीजेपी की अपनी हार थी? क्या आपको ऐसा भी लगता है कि भविष्य में और भी इस्तीफे हम देख सकते हैं, चाहे वो गडकरी साहब हो एथेनॉल के मुद्दे पर हो, हरदीप पुरी साहब हो पेट्रोलियम मुद्दे पर हो, एनवायरमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव हो पर्यावरण के मुद्दे पर, कई सारे मंत्रालय ऐसे हैं जो रडार पर हैं अभी फिलहाल, हालांकि ये रोक लिया गया है या बदलाव नहीं हुआ है या उनको हटाया नहीं गया है। क्या भविष्य में आपको नजर आता है कि हाँ कुछ इधर उधर हो सकता है सर? नहीं नहीं, देखिए, मैं इतना जनरलाइज नहीं करूंगा। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ है, एक दबाव बना सरकार के ऊपर, हम्म। छात्रों का दबाव बना। और छात्रों का वो दबाव खाली जंतर मंतर में ही नहीं बना, हम्म। क्योंकि पूरे देश में प्रदर्शन शुरू हो गए। बिल्कुल। पटना में तो AK-47, बिहार में तो AK-47 तक बिल्कुल। उठाने की नौबत आ गई, सिवान चली में। चली भी है, चली भी है, भले हवा में चली है लेकिन चली है। हाँ, चली है, उसकी नौबत आ गई। इलाहाबाद में, मतलब प्रयागराज में, उत्तर प्रदेश के तमाम शहरों में, हम्म। अहमदाबाद में, हैदराबाद में, तमाम शहरों में प्रदर्शन शुरू हो गए। चल रहे हैं। और छात्रों के साथ साथ उस आंदोलन से इस देश के हर परिवार के लोग जुड़ गए। हम्म। उस वो फीडबैक मिला सरकार को, और उस दबाव में धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ। और सरकार इसको आगे बढ़ना नहीं देना चाहती हम्म। कि ये और ज्यादा बढ़े। मुझे नहीं लगता कि अब कोई ऐसा बड़ा आंदोलन इतनी जल्दी होगा कि दूसरे मंत्रियों की इस्तीफे की नौबत आए। लेकिन ये जरूर है, इस आंदोलन से सरकार को भी समझ में आ गया है कि आप हम्म। बहुत दिनों तक सिर्फ बहुमत के बल पर अपने बिल्कुल। हिसाब से चीजों को नहीं चला सकते। आपको जनता की हम्म। भावनाएं, जनता हम्म। की आवाज को सुनना पड़ेगा। वो आपको विंडो को ओपन करना पड़ेगा। बिल्कुल तो बिल्कुल। मुझे लगता है सरकार ने कर भी दिया है, जिससे प्रधानमंत्री जी रीच आउट कर रहे हैं इंस्टाग्राम के जरिए और अपने तमाम सारे संचार माध्यमों के जरिए कोशिश कर रहे हैं कि वो युवा पीढ़ी को और लोगों को रीच आउट करें। तो मुझे नहीं लगता कि भी जल्दी इस्तीफे होंगे। ये हो सकता है कि जब मंत्रिमंडल का विस्तार फेरबदल हो, तो जिन मंत्रियों को लेकर के जनता में थोड़ा संतोष है, उनके विभाग बदल दिए जाए या उन्हें ड्रॉप कर दिया जाए। ये हो सकता है। लेकिन एकदम से इस्तीफे होने लगेंगे, अभी मुझे हम्म। नहीं लगता। फिर सर बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, सारी जानकारी साझा करने के लिए और समझाने के लिए कि इस वक्त जो राजनीति है किस पटल पर है और क्या कुछ चीजें चल रही हैं। आसान बीजेपी के लिए बिल्कुल नजर नहीं आ रहा है, भले संख्या और उनके साथ हो, लेकिन मुद्दे बहुत सारे ऐसे हैं जो परेशान कर रहे हैं बीजेपी को, और हो सकता है कि आने वाले समय में मुश्किलात बीजेपी की और ज्यादा बढ़ जाएं, जिसका नजारा हम अभी देख रहे हैं, संसद में देख भी रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि संसद चलेगी और तमाम जो कार्यप्रणाली है संसद की वो बखूबी अंजाम तक जाए अपनी, और तमाम बिल जो पास हो जाए। विनोद सर दोबारा से बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए सर।